आज इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन द्वारा संचालित ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की 10वीं कड़ी है। इसलिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। आज के हमारे कृषि वेत्ता और विद्वान कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर मयंक कुमार राय वक्ता हैं, जो कृषि को बड़े तरीके से देखा है, कृषि किया भी है, पढ़ाई भी की है और आज भी अपना सर्विस का जो लाइफ है वे किसानों के बीच ही गुजार रहे हैं। तो प्रोफेसर मयंक राय साहब की बातें रोज पेपर में कहीं कहीं लेख में आती रहती है और नोएडा के किसान से इनकी अच्छी पकड़ भी है। तो इन्होंने इनके बारे में 2 शब्द बताता हूँ। ये बीएससी एग्रीकल्चर वाराणसी से किए हैं, एमएससी एग्रीकल्चर जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से किए हैं और पीएचडी आगरा यूनिवर्सिटी से किए हैं। इसके साथ साथ इनकी काफ़ी डाइवर्सिफाई जॉब्स रहा है। ये आईसीएआर पुषा में 3-4 साल काम किए हैं, फिर 2 साल के लिए लगभग राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार गए, फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में इन्होंने कार्य किया है और लगातार 12 वर्षों से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यरत हैं। तो ये अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर में प्रोफेसर एंड हेड हैं। इनकी काफ़ी आलेख और पुस्तकें पब्लिश्ड हुई है, जिसमें कृषि से संबंधित इनकी 4 पुस्तकें हैं। इन्होंने किसानों के लिए ट्रेनिंग मैनुअल 7 बनाए हैं। रिसर्च पेपर लगभग 4 दर्जनों से ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने नेशनल अवार्ड कृषि के क्षेत्र में 7 लिए हैं। बुक में चैप्टर्स भी 8 है। इसके साथ साथ इनकी और सारे पब्लिकेशन जो न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह में आते हैं, ये सब की तो काउंटिंग नहीं हो पाई है। इन्होंने अपने कृषि शोध के दरमियान सरकार के द्वारा इजराइल और इथोपिया भी भ्रमण किए हैं और इन्होंने कृषि के बारे में बहुत तरीके से देखा है। आज का विषय है ग्रामीण विकास और समन्वित कृषि प्रणाली एवं प्रबंधन। चूंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि ग्रामीण विकास के लिए कृषि के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र भी उपयोगी है, लेकिन आज ये कृषि प्रणाली में कैसे हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो जो एक समन्वित कृषि प्रणाली है, जो प्रबंधन है, उसका एकमात्र उद्देश्य है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे परिवेश में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जरूरी है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है। आप पंजाब को देखें, पंजाब में बहुत सारे कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के होड़ में बहुत पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग किया और वहाँ के किसानों के सैंपल में पेस्टिसाइड्स निकल रहे हैं और कैंसर की संख्या उस गांवों में काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे परिवेश में कृषि हमारा सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि कृषि सस्टेनेबल करना है तो हमें आधुनिक उपकरण की भी ज़रूरत है, नई तकनीक की भी ज़रूरत है, हमें पर्यावरण का भी रक्षा करना जरूरी है, प्राकृतिक जो हमारे संसाधन से उसका भी रखरखाव करना है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई समाज की मांगों को भी ध्यान में रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करनी है, जो आज हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर मयंक राय साहब ग्रामीण विकास और समन्वित कृषि प्रणाली एवं प्रबंधन में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो आपका भी स्वागत है मयंक राय साहब। मयंक राय साहब, स्वागत है, आप अपनी बात शुरू करें। मयंक राय साहब, आप अपनी बात शुरू करें। आवाज नहीं जा रही है।
हेलो। होल्ड कीजिए सर, एक सेकंड। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। हमको अब वहां से हटा सकते हैं? सर एक मिनट रुक जाइए ना, आने दीजिए मैम जी। को। हो सकता है नेटवर्क उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। मयंक सर, आपको आवाज आ रही है? मयंक सर, आपका स्वागत है। आप अपनी बात शुरू करें। जी जी हाँ जी सर, जी। आप तो बोलिए आपके सर, बारे में बोलिए। हमने इंट्रोडक्शन दिया, बाद में सुन लीजिएगा। आपका इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से स्वागत है। अपनी बात शुरू करें राय साहब। स्टार्ट करूं अपना? जी जी जी, आप शुरू करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दिलीप कुमार साहब, जो अर्थशास्त्री हैं और हमारे अग्रज हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन में टॉपिक है ग्रामीण विकास और संबंधित कृषि प्रणाली, जो विषय हमको दिया गया है, इस पे मैं अपनी बात को रखूंगा। और चूंकि हम लोगों के पास समय कम है और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी बात को ब्रीफ में भी करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह है कि ग्रामीण भारत का विकास हो और उसका टारगेट कृषि वैज्ञानिकों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और जितने देश के कृषि से संबंधित व्यक्तियों, अधिकारियों के जिम्मे है। और किसानों का कैसे आय बढ़े और खासकर ग्रामीण भारत का विकास कैसे हो, इस पे हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। और ये आज का जो विषय है, मैं बिहार स्वाभिमान मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस तरह का जो है अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसमें कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ रहा हूं। जो हमारा आज का जो थीम है, और उस थीम के आधार पर मैं अगर बात करना चाहूंगा कि ग्रामीण भारत का विकास और उसमें कृषि प्रणाली कैसे विकसित की जाए और क्या थीम होना चाहिए, तो इसमें 7-8 थीम में अपनी बात 7-8 थीम को लेकर के अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले तो यह है कि किसान अपनी लागत को बढ़ाता जा रहा है और बाजार से सामान खरीद करके और अपने खेती में यूज कर रहा है, जिसमें रासायनिक दवा है और बीज है और फर्टिलाइजर है और बहुत सारी चीजें अन्य खरीदता है। तो सबसे पहला थीम तो हम लोगों का टारगेट यह होना चाहिए, हमारे किसान भाइयों का टारगेट होना चाहिए, कृषि मित्रों का टारगेट होना चाहिए कि लागत शून्य कैसे हो सके, लागत को कम से कम कैसे घटाया जाए, कैसे जीरो लागत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कैसे मुनाफा लिया जाए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए समन्वित कृषि प्रणाली का। दूसरा क्या है, बाजार आधारित खेती हमको अवॉइड करना है। बाजार आधारित खेती का मतलब यह है कि हम जब खेती शुरू करते हैं तो महंगे बीज खरीदते हैं, महंगे बीज शोधन की प्रक्रिया करते हैं, खेत की तैयारी के लिए सब कुछ किराए पर लेते हैं। उसके साथ साथ जब जरूरत होती है तो ज्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं। और पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सिर्फ यूज करते थे, लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियल हमें सल्फर की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारी और अन्य चीजों की जरूरत पड़ रही है। और इसके साथ साथ रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कीड़ों और बीमारियों को मारने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा खेती का खर्चा काफी बढ़ जा रहा है। तो इसको टारगेट क्या करना है कि बाजार आधारित खेती न करके हमारे फार्म पे जो भी चीजें उपलब्ध हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उसको कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लें, वो ज्यादा हमारा टारगेट होना चाहिए। तो बाजार आधारित खेती न करके स्व संसाधन उपयोगी खेती हमको करने की आवश्यकता है। तो दूसरा थीम तो हमारा ये हो गया। तीसरी चीज ये है कि हम किसान न होकर के कृषि मित्र अगर हो जाए
तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे कृषि मित्र का मतलब यह हो गया कि हम ओवरऑल सारी चीजों का, वातावरण का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खेती को मन लगा करके करें। तो ये ज्यादा बेहतर है कि किसान न होकर के कृषि मित्र हो जाएं। और कृषि मित्र का मतलब है कि हम पर्यावरण के ध्यान के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता का भी ध्यान रखेंगे और अधिक आय हमारा कदर है। और कृषि मित्र के रूप में अगर हम ओवरऑल सारी चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं तो उसमें सभी लोगों का समन्वय स्थापित हो, जो कि आज का हमारा विषय है समन्वित कृषि प्रणाली का। तो सभी व्यक्तियों का भी समन्वय अगर हो तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा जो है हमें लाभ किसान खेती बाड़ी में दे सकते हैं। खेती बाड़ी ही नहीं करना है, खेती बाड़ी के साथ साथ जो है हमें खेती बाड़ी को, जैसे हमारी पहले खेती क्या होती थी कि पहले खेती होती थी कि जब हम बुआई कर लेते थे और कटाई कर लेते थे, कटाई करने के बाद हमारी खेती खत्म हो जाती थी। खेती का मतलब किसान की खेती खत्म हो जाती थी। उसके बाद असली खेल शुरू होता था और वो व्यापारी उसका लाभ लेते थे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या क्यों ऐसा ना टारगेट किया जाए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज को और नए किसान जो हैं या जो नए कृषि मित्र हमारे जो हैं वो इस काम को उन्होंने शुरू किया है कि खेत की तैयारी से लेकर के और कंज्यूमर उपभोक्ता जो चीजें प्रयोग कर रहे हैं, सब्जी प्रयोग कर रहे हैं, दाल प्रयोग कर रहे हैं, आटा प्रयोग कर रहे हैं, दूध उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उपयोग कर रहे हैं, उनके कंज्यूमर के जो टेबल है, उपभोक्ता का जो टेबल है जहाँ पे वो खाना खाते हैं, वहां तक अगर किसान लेकर के अपने प्रोडक्ट को पहुंचे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि खेती बाड़ी ही नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको किसी व्यवसाय के रूप में आपको अपनी प्रणाली को जोड़ देना है, अपनी खेती बाड़ी को जोड़ देना है। बुआई कटाई का हमने बताया कि बुआई कटाई के साथ उपभोक्ता तक अगर आपको पहुंचना है तो ये इस तरह की प्रणालियों को आपको प्रयोग करना होगा। तीसरी चीज, और इसके बाद जो थीम हमारा है उस थीम के साथ साथ क्या है कि इसलिए खेती बाड़ी को जनरली जो हमारे किसान भाई हैं, जो अब हम उनको कृषि मित्र के नाम से बोलेंगे, वो किसान भाई हमारे टाइम पास के रूप में लेते हैं। जबकि अगर उसको स्पेसिफिक व्यवसाय के रूप में अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि होगा। और टाइम पास के वजह अगर मुख्य पेशा के रूप में आप काम कर रहे हैं तो वो आप जैसे कोई है स्पेशली मछली पालन का काम कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है, कोई लीची उत्पादन का काम कर रहा है, कोई उसी चीज को जो है वैल्यू एडिशन करके उसको सेल कर रहा है। तो स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे किसान भाइयों को टाइम पास ना करके और इसको सर्वाधिक तरीके से मुख्य पेशा के रूप में इसको व्यवसाय को, अपने खेती को व्यवसाय के रूप में, खेती बाड़ी को व्यवसाय के रूप में, कृषि व्यवसाय के रूप में लेने की आवश्यकता है। और हमारा जो अंतिम थीम है आज, वो थीम है हम संगठित कृषि व्यवसाय के रूप में इस कार्य को करें। संगठित कृषि व्यवसाय के रूप में कार्य करने का मतलब है आजकल भारत सरकार द्वारा और सभी प्रदेश सरकारों द्वारा एफपीओ के गठन की व्यवस्था की गई है और बिहार में खासकर बहुत सारे एफपीओ का गठन किया गया है और नए एफपीओ का भी गठन हो रहा है। एफपीओ का मतलब होता है कि तो बहुत सारे किसान 10 किसानों की आवश्यकता होती है, कृषि मित्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में 300 से 400 किसानों का एक समूह बन जाता है। इसमें करें, आप दूसरा काम करें और सभी लोग मिल करके जो उसमें लाभ होता है, सबका कुछ कुछ इनपुट होता है, भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा उसमें आपको गवर्नमेंट की सहायता की सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारी योजनाओं को आपको लाभ भी मिलता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बनाने का टारगेट है भारत सरकार का। इसका लाभ अगर लिया जाए और कृषि को, कृषि व्यक्तिगत खेती को अगर हम सामूहिक खेती के रूप में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में और कृषि व्यवसाय के रूप में और एफपीओ के रूप में उसको कन्वर्ट करके करते हैं तो मुझे लगता है कि आज की जो समन्वित प्रणाली का जो हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छा इसका लाभ थोड़ा मैं बता दूं, लाभ क्या होता है समन्वित कृषि प्रणाली का ग्रामीण विकास में लाभ क्या क्या है। एक तो लाभ है आजीविका की सुरक्षा होती है, मतलब कि आप सब कुछ अगर एक साथ बो रहे हैं तो वो जो है समन्वित कृषि प्रणाली के अंग के रूप में आपको देखा जा सकता है। आजीविका की सुरक्षा होती है। समन्वित कृषि प्रणाली है क्या, बहुत सारी गतिविधियों को, जैसे कि हमारा फसल उत्पादन है, बागवानी है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है और मशरूम का उत्पादन है हमारा, उसके साथ साथ और जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है, सब्जियों के पौध का उत्पादन है, इन सभी चीजों का आपको समन्वय बनाना, एक से अगर कुछ नुकसान हुआ तो दूसरे से आपको लाभ मिल जाए। तो ये मुझे लगता है कि समन्वित कृषि प्रणाली का ये रूप है कि आपके पास अगर 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें ऐसी व्यवस्था करके चलना है
ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा रेशियो के हिसाब से लीजिए और मैं उसके एक मॉडल के 3 मॉडल के रूप में जो भारत सरकार का एक संस्थान है मेरठ में, उसने जो एक प्रयोग किया है, उस प्रयोग के बारे में मैं आपको फिर से अभी आगे जाकर के बताऊंगा। पोषाहार सुरक्षा होती है समृद्ध कृषि प्रणाली के माध्यम से, और तीसरा होता है आय में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि के साथ साथ गरीबी उन्मूलन में आय के संबंध कृषि प्रणाली काम करती है। रोजगार सृजन इससे बहुत ज्यादा होता है। भूमि और जल जो संसाधन है हमारे, भूमि और जल संसाधन जो है उनका समुचित हम प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ सतत कृषि विकास इसके साथ हमारा टारगेट होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर समन्वित कृषि प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं तो इससे जो है पर्यावरण सुधार में काफी जो है पर्यावरण सुधार में हम काफी योगदान अपना देते हैं। मैं थोड़ा सा भारतीय कृषि के बारे में 2 मिनट बता करके उसके बाद में अपनी बात की विषय कहूंगा। जैसा कि हमको पता है कृषि जो है, कृषि में ज्यादातर रोजगार हमारा कृषि के माध्यम से मिल रहा है। और भारत सरकार जो कृषि की जो जीडीपी में हमारा जो योगदान है, करीब करीब 13 से 14% भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान है। और हमारे देश में 46% के करीब इरिगेटेड लैंड है। इस तरीके से जो है अगर हम बात करें कि और जो हमारे पास पूरे दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो हमारी सेकंड आबादी होने वाली है, उसमें से कम जो है 2.3% सिर्फ खेती योग्य लैंड है हमारे पास। खेती योग्य लैंड है हमारे पूरे मतलब हमारे देश की जो जमीन है वो 2.3% है। और वर्ल्ड वाटर जो है जो पूरे विश्व का जो सिंचाई के लिए पानी अगर हम कर सकते हैं कि 4.6% वाटर। इस तरीके से जो है हमारे पास जो है सीमित संसाधन होते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हम खिलाने की बात करते हैं तो समन्वित कृषि प्रणाली ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस चीज को पा सकते हैं और अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अभी 2070 का तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 2050 में ऐसी जनसंख्या जो हमारे देश की होने वाली है, इसमें बहुत सारे खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता पड़ेगी, बागवानी फसलों की आवश्यकता पड़ेगी, और मछली की आवश्यकता पड़ेगी, अंडे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर किसान समन्वित तरीके से अगर कार्य करे तो मुझे लगता है कि जो अपनी इस टारगेट को अचीव कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देश के कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके से शिक्षित किया जाता है। और बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों में अगर आप जाएंगे तो आपको जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब समन्वित कृषि प्रणाली सिस्टम का आपको वहां पे मूत्र रूप दिखने को मिलेगा। एक निश्चित एरिया में 1 हेक्टेयर में, 1.5 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में अगर आपके पास जमीन है तो कैसे उस चीज को जो है आप ग्रो करेंगे। समन्वित कृषि प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य है जो हमने बताया आपको पहले। उसमें क्या उद्देश्य है कि आप एक तो जो हमारी फसलें हैं, जैसे अगर सपोज करें कि 1 हेक्टेयर किसी के पास जमीन है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें कि जिससे कि हमारी आय में बढ़ोतरी हो। उसमें आय में बढ़ोतरी के जिससे हम परंपरागत रूप से धान की खेती कर। लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां तक किसान करते हैं, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में एक्सपोर्ट बेस्ड जो है धान की खेती भी होने लगी है, जिसमें जो है अगर वहां पे भी आपका बिहार की कोई ऐसा जिला नहीं है जो नोटिफाइड हो बासमती के रूप में, लेकिन बासमती आपस में अगर आप वो करके और अपने लोगों को अगर खिलाने की बात करते हैं तो बासमती वैरायटी को आप बहुत सारे किसान वहां पे बोलना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ धान को आप धान की बुआई करते हैं, धान की बुआई करने के बाद जो आपकी उपज होती है उसी दिन आप उसको सेल कर देते हैं या महीने 15 दिन के अंदर सेल कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे चावल बना करके अगर हम बेचें तो हमारा जो है एक तरह से आय भी बढ़ेगी और हमारे आय में जो है जो हमारी जो लागत शून्य की जब हमने बात किया तो लागत शून्य और उसमें आय में जो है काफी डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर 1 हेक्टेयर में अगर हम बात करके चलते हैं कि 1 हेक्टेयर में 70% जमीन हम फसल उत्पादन पे लेते हैं। फसल उत्पादन में आप धान की खेती करते ही हैं, गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन अगर उसमें आप मक्के की खेती जैसा खासकर बिहार में होता है, मक्के की खेती के साथ साथ अगर पूरे साल अगर कुछ निश्चित एरिया में अगर हम बेबी कॉर्न की खेती करें, बेबी कॉर्न की 4 फसल आप ले सकते हैं। तो बेबी कॉर्न की अगर 4 फसल ले लेते हैं तो गर्मियों में खासकर वो 50 से 55 दिन में बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है, सर्दियों में 80 से 85 दिन लगता है। तो इस तरीके से 4 फसल अगर आप लेते हैं तो बेबी कॉर्न की जो उसको बेबी कॉर्न का क्या होता है, सलाद के रूप में भी यूज किया जाता है, अचार के रूप में भी यूज किया जाता है, सब्जी के रूप में भी यूज किया जाता है। और आप पटना जैसे सिटी में या जो भी आसपास एरिया हो, आपके शहरी एरिया हो, वहां पे आप उसको बेबी कॉर्न को सेल कर सकते हैं। और जो बेबी कॉर्न को तोड़ने के बाद बेबी
मतलब जो कच्चा भुट्टा होता है, बेबी भुट्टा होता है, जिसको कि उसको तोड़ने के बाद आप उसकी जो फसल के जो बाकी अवशेष बचे उसको चारे के रूप में आप पशुपालन में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे किसान इस चीज को प्रयोग कर रहे हैं। तो आप उससे दुगनी आमदनी हो सकती है। एक तो बेबी कम से आपको लाभ होगा, और साथ साथ जो है आपको उससे जो है आपकी चारा अलग से मिल जाएगा। जैसे बेबी के साथ चना मटर मसूर इस तरह का जो है संबंधित आप उसमें प्रणाली में आप इसको रखिए, जिससे कि आपकी फसल की जो सघनता है वो बढ़े, और साथ साथ जो है आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े। बहुत सारे किसान उसमें क्या करते हैं, सरसों की खेती करते हैं। सरसों की खेती से क्या होता है, सरसों की खेती में आप कर रहे हैं तो आप एक तो संबंधित किसी प्रणाली का एक अंग हो जाएगा, प्लस फसल चक्र का एक अंग हो जाएगा, और फसल चक्र के अंग के साथ साथ आप सरसों, आजकल सरसों का के तेल का भी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप उससे जो है सरसों का तेल, सरसों न बेच करके सरसों के तेल निकालिए, और उसको अगर संभव हो किसान जैविक खेती के रूप में अगर इस चीज को करे तो वो ज्यादा बेहतर है। इससे आपका क्या होगा कि जैसे अभी आप शहरों में आप देख होंगे कि आप 20 रुपया किलो जो है अपना गेहूं बेच देते हैं, और 20 रुपया किलो गेहूं बेचने के बाद उसी को कोई आटे के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो 35 से 40 रुपये किलो बेचता है आटा। और उसके साथ साथ अगर वो मल्टीग्रेन आटा है तो 60 से 70 रुपया किलो। मल्टीग्रेन का मतलब है उसमें थोड़ा सा मक्का आपने मिला दिया, थोड़ा सा चना मिला दिया, थोड़ा सा अलग अलग चीजों को मिला दिया आपने, और मल्टीग्रेन हो गया। बहुत सारे ग्रेन्स को पीस करके और आटे के रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो वो 60 रुपया किलो हो गया। और उसी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान हैं कि जैविक आटे के रूप में उसको सेल कर रहे हैं, तो जैविक आटे के रूप में उसको 80 से 50 रुपया किलो जो है सेल हो रहा है। तो आप 4 महीने 5 महीने खेती करते हैं, लेकिन उसका जो व्यापार करता है व्यक्ति वो ज्यादा लाभ कमाता है। और 20 रुपये किलो गेहूं बेचने के बजाय अगर 80 रुपया किलो अगर आटा आप बेचते हैं, तो इससे जो है आपकी लागत कम लगेगी, और इसमें आय में आपकी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो समन्वित कृषि प्रणाली में इन चीजों का जो है अगर आप समावेश करते हैं और उसको तक ले जाते हैं और उसको वैल्यूएशन करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, और आपकी आमदनी में काफी वृद्धि हो सकती है। साथ साथ जो है हमारे पास फल है, फलों में अभी फलों की खेती में क्या हो रहा है, बहुत सारे किसान अभी पपीते की खेती कर रहे हैं। पपीता क्या है, आपका कच्चा भी पपीता बिक जाता है, और पका कर भी उसको बेच सकते हैं। कच्चा पपीता सब्जी रूप में यूज कर रहे हैं, और आप देखते होंगे आज 2.5-3 किलो का पपीता आपके पास उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ साथ आप केले की खेती, केले की खेती के साथ साथ ये ऐसा ही है कि आप कच्चा केला भी आप सब्जी के रूप में बेच सकते हैं, और पका करके भी उसको सेल कर सकते हैं, और उसमें भी काफी आमदनी होती है। आप जैसे बिहार की बात करें तो लीची में जो है, लीची में अभी जैसे पहले होता था कि लीची में जो है, जो लीची की जो शेल्फ लाइफ होती थी, जो लीची खराब होने की जो क्षमता थी, वो 3 से 4 दिन में लीची तोड़ने के बाद खराब हो जाती थी। लेकिन अभी नेशनल जो डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ जो लीची है, जो मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहां पे उन्होंने रिसर्च किया है, और रिसर्च के माध्यम से कुछ एनजीओ के लोग भी उसमें सहयोग किए हैं, और उन्होंने सेल्फ लाइफ 45 दिन तक इसकी लीची की बढ़ा दी है, जिससे कि एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको मुंबई में बहुत ज्यादा इसका मार्केट हो रहा है, और खासकर मुजफ्फरपुर एरिया से इसको लीची को सेल किया जा रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि जैसे आंवला है, आपका बेल है, तो इन सब सारी चीजों का समावेश अगर आप समन्वित कृषि प्रणाली में करते हैं, जैसे पुरानी हमारी जो पद्धति थी, ये 2 पेड़ आम का होता था, 2 पेड़ अमरूद का होता था, 2 पेड़ आंवला का होता था, 2 पपीता का होता था, 2 केला का होता था। आप पुराने समय में देखते होंगे फसल उत्पादन के साथ साथ इन सब सारी चीजों का समावेश बाग बगीचा होता था। तो वही पुरानी पद्धति को अगर हम ठीक से अगर मैनेज करके चले, तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो है बेहतर कंडीशन में हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम सब्जियों की खेती साथ साथ करें, सब्जियों की खेती के साथ साथ सब्जियों की पौध की खेती बहुत अच्छी है। महीने दिन में पौध तैयार हो जाती है, और आसपास एरिया में आप इसको बेच सकते हैं। तो सब्जियों समृद्ध कृषि प्रणाली में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में आप सब्जियों की खेती और वर्ष भर सब्जियों की खेती में जो है आप आमदनी ले सकते हैं। और सब्जी की खेती ऐसी खेती है कि आपको प्रतिदिन आय होने वाली है। तो अगर हम यह धारणा, और आप इन सभी चीजों का समावेश अगर करते हैं, जैसा कि हमने बताया फलों की खेती साथ साथ ये सब्जियों की खेती करिए, सब्जियों की, तो मूल्यवर्धन करके अगर आप बेचते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपको आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ फूल की खेती होती है, आपके
इलाके में कहीं कहीं फूल की खेती में गेंदा की खेती हो रही है, कहीं ग्लेडियोलस की खेती हो रही है, कहीं गुलाब की खेती हो रही है। इन सब सारी चीजों को इंटीग्रेट करके करिए। और अगर अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो कृषि विश्वविद्यालय बिहार में जैसे 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे आप संपर्क करें। वहाँ विशेषज्ञ इसके उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ जो है हर जनपद में केंद्र हैं, वहाँ 5-5 हर विषय के अलग अलग विषय के हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात करके उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत सारे किसान देख रहा हूँ मैं, और हम लोगों ने प्रशिक्षित किया इस कोरोना काल में। बहुत सारे किसान ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया हम लोगों ने। उसमें ऑयस्टर मशरूम और ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं लोग, उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको लागत की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा एरिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसका प्रशिक्षण लेकर के आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपको संभव हो तो संबंधित कृषि प्रणाली में मधुमक्खी पालन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इसमें आप इसमें मधुमक्खी पालन का कार्य करिए। 10 बक्से से आप शुरू कर सकते हैं। 10 बक्से को अगर टोटल लगाने में 30 से 40 हजार रुपये का खर्चा आता है मधुमक्खी के कॉलोनी के साथ। और आप इससे क्या हो सकता है कि आप पूरे साल वर्ष भर इससे जो है, सिर्फ गर्मियों में 2 या 3 महीने 2 महीने की समस्या आती है थोड़ी सी, लेकिन उसके अलावा आप मधु उससे निकाल सकते हैं, आप पॉलन कलेक्ट कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें, उससे बाई प्रोडक्ट तैयार करके और आप बाजार में बेच सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के साथ साथ इसको इस चीज को भी आप ले सकते हैं। और बहुत सारे किसान इसमें क्या हो रहा है, बत्तख पालन भी कर रहे हैं साथ साथ। बत्तख पालन के साथ साथ जैसे आपके पास अगर बड़ा फार्म है तो मछली का उत्पादन करिए। मछली का उत्पादन बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। बहुत सारे लोगों ने मछली, जो आंध्र प्रदेश में मछली का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, बिहार में बहुत सारे लोगों ने मछली का उत्पादन शुरू किया हुआ है। और इसके लिए आपके पास बिहार से ही बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो मछली के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह से आप कार्य कर सकते हैं। मछली में जैसे कतला है, रोहू है, मृगल है, तो इस तरह के साथ साथ सिल्वर कार्प है, इसका जो है आप करिए। आजकल ऑर्नामेंटल फिशरीज है, ऑर्नामेंटल फिशरीज को भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अगर आप मॉडल में आप लेकर के जाते हैं वो ज्यादा बेहतर है। ऑर्नामेंटल फिशरीज का मतलब है कि आप देखे होंगे घरों में लोगों ने एक्वेरियम लगा रखा है, इसमें मछलियां तैरती रहती हैं, उनको कुछ कुछ ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए कुछ सिस्टम बना दिया जाता है। इसका किसान व्यापार भी कर सकता है। एक्वेरियम बनाने के प्रशिक्षण ले ले, एक्वेरियम बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद 3 से 4 हजार रुपये में सबसे छोटा जो एक्वेरियम होता है उसको बनाया जा सकता है। तो संबंधित कृषि प्रणाली का किसान मशरूम उत्पादन का काम प्रशिक्षण खुद रहे, अब खुद प्रशिक्षण ले, प्लस दूसरे लोगों को भी प्रशिक्षित करने के लिए अपने फार्म पे प्रशिक्षण शुरू कर दे। मधुमक्खी पालन खुद प्रशिक्षण ले ले और मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर दे। भारत सरकार द्वारा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की जा रही है, बहुत सारा कृषि विज्ञान केंद्रों को खास कर दिया गया है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कीजिए, जिसमें कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो हम इसमें अगर हम चर्चा करना चाहेंगे उसमें यह है कि अगर आप गेहूं, धान और तिलहनी फसलें, सब्जी है, आपके पास जो है दलहनी फसलें, बहुत सारी चीजें हैं, और इन सभी चीजों का अगर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बीज उत्पादन करने लगे तो आप 20 रुपये किलो गेहूं में बेच करके अगर आप उसको थोड़ी सी सावधानी रखिए, बीज उत्पादन का तरीका सीख लीजिए, तो आप जब अगले सीजन में आने वाला जब समय होगा तो आपसे 40 से 45 रुपये किलो आप बीज उसको बेच सकते हैं। और उसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। आप लीडरशिप फाउंडेशन से किसी सर्टिफाइड एजेंसी से ले लीजिए, विश्वविद्यालय से ले लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से ले लीजिए, वहां से लेकर के उसको और आप बीज उत्पादन का कार्य करिए और आसपास सभी एक ग्रुप बना करके सभी किसान भाइयों को आप दीजिए, सभी कृषि मित्रों को दीजिए। इस तरीके से जो है आप बीज उत्पादन से अपनी आय को बहुत बढ़ा सकते हैं। इसमें कहीं कोई बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो है आप बीज उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते हैं। और जो किसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको बिहार से पूसा आपका समस्तीपुर जाते हैं, पूसा दिल्ली आते हैं किसान इस काम के लिए, सब और भागलपुर विश्वविद्यालय वहां जाकर के वहां प्रयास करते हैं, जबकि यह बहुत सामान्य काम है बीज उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर के और आप बीज उत्पादन खुद अपने फार्म पे करने लगे, संबंधित कृषि प्रणाली का एक अंग बना लीजिए उसको, तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ मैं एक और सलाह दूंगा, बहुत सारे किसान, खासकर मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, नोएडा जनपद में कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 300-350 ऐसे किसान ऐसे आए हैं जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो जैविक खेती
जो उत्पादन हमारा, अगर जो सब्जी 12 रुपए 15 रुपए किलो बिक रही है, ऐसे नॉर्मल सब्जी, मतलब जो रासायनिक तरीके से अगर कोई खेती कर रहा है, तो जैविक खेती के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो उसका दोगुना तीगुना रेट मिलने का आपको पूरा चांस है। और बहुत सारे जगह तो क्लेम ये किया जा रहा है कि हम 5-5 गुना, कंज्यूमर खुद कह रहा है कि हमको चाहे जितना महंगा देना हो दीजिए, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व है। आप प्राकृतिक खेती, जैसे सुभाष पालेकर जी ने बोला है, बताया है, प्राकृतिक, और भारत सरकार का भी इसमें जोर है कि प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि एक गाय रखिए, एक गाय से जो है उसके सारे बायो प्रोडक्ट को, जैसे यूरिन है उसका, उसका गोबर है, उसी से आप वर्मी कंपोस्टिंग करिए। वर्मी कंपोस्ट से उससे आप वर्मी वास निकालिए। वर्मी वास के साथ साथ आप उसे जो है केचुआ का भी सेल करिए, वर्म का भी सेल करिए। अगर नीम के प्रोडक्ट के साथ मिला लीजिए, नीम की जो निबोली है, नीम की पत्तियां हैं, नीम के सारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट को अगर हम जो है मिला करके अगर हम व्यावसायिक रूप में करें, तो इससे क्या होता है कि हमारे रोग और बीमारियां भी जो है, रोग और कीड़े भी इससे रुकता है। और ये जैविक खेती में जो है काफी सपोर्ट करता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का आप व्यवसाय भी करते हैं, 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है। केचुआ 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है, और वर्मी वास 25 रुपए लीटर 30 रुपए लीटर बिक रहा है। नीम है, नीम को आप इकट्ठा करिए, उसको उसका बाय प्रोडक्ट बनाइए बहुत सारे। और जहाँ भी कीड़ा और बीमारी आपकी लग रही है, खासकर वायरस वगैरह कहीं अगर लग रहा है आपके फसल में, सब्जियों खासकर फसलों में लग रहा है, आप नीम को जो है 5% नीम का घोल बना करके उसको आप स्प्रे करिए, तो आप एक तरह से जैविक के रूप में अपने उत्पादन को आप क्लेम कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पीजीएस के माध्यम से आप ऑर्गेनिक खेती में आप जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ जो है आजकल जो है बहुत सारे मशीनरी ऐसी आ गई है जो कस्टम हायरिंग सर्विस के रूप में जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, खासतौर पर बहुत सारे पटना में है, बहुत सारी जगहों पे पोल्यूशन हो जा रहा है। लोग जो है क्या करते हैं, कंबाइन से कटाई कर देते हैं। कंबाइन से कटाई करने के बाद जो फसल का जो अवशेष बच जाता है, फसल के अवशेष को जो है वो जला देते हैं। जबकि अब क्या हो गया है, अभी कृषि विज्ञान केंद्र नोएडा को एक कंपनी द्वारा जो है, न्यू हालैंड कंपनी है, न्यू हालैंड कंपनी के द्वारा जो है एक बेलर मशीन दी गई है, जिससे कि अगर हमारे पास जितना जो है वो है, हमारे पास फसल का अवशेष है, हार्वेस्ट कंबाइन से कटने के बाद, उन सभी चीजों को अगर हम बंडल बना करके, और जो हमारे एनर्जी वाली कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी वगैरह है, उसको अगर हम सप्लाई कर दें, तो ये भी एक व्यवसाय के रूप में आ रहा है। सुपर सीडर है, आपका मल्चर है, इसका भी प्रयोग किया जाए। बहुत सारी मशीनरी को आप खरीद लीजिए और किराए पे भी उसको आप कस्टम हायरिंग के रूप में आप उसको चलाइए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको आप ले सकते हैं। पॉली हाउस में खीरे की खेती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और फूलों की खेती कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अनुभव है तब जाकर उसमें पॉली हाउस की फील्ड में, पॉली हाउस में के अंदर आप जो है कंट्रोल कंडीशन में आप सब्जियों की खेती, फूलों की खेती में आप जा सकते हैं। प्याज है और लहसुन है, इसका जो है आपको काफी जो है मतलब आप इससे आमदनी ले सकते हैं। और सीजन में कैसे उसको प्याज को जो है भंडार किया जाए। और खासकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़े बहुत ज्यादा है। तो मैं एक सब नाबार्ड की एक योजना है रूरल गोडाउन के माध्यम से, उसमें 30% तक जो है अनुदान आपको नाबार्ड बैंकों के माध्यम से देता है। और रूरल गोडाउन के रूप में आप अपने गोडाउन को बनवा सकते हैं गाँव के अंदर, और उसको किराए पर उठा सकते हैं। और जो लोग उस पर जो उस गोडाउन में जो लोग कुछ रखेंगे, उसको उसका इंश्योरेंस भी हो जाता है, उस पर लोन भी बैंकों द्वारा। तो आप इस तरीके से जो है रूरल गोडाउन को जो है विकसित करिए, और आप अपने आपस में जो है खरीद फरोख्त करके वहाँ रखिए। व्यापारी को एक बजाय आपस में आप खरीदते बेचते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। और टारगेट होना चाहिए कि कंज्यूमर तक सीधे आप ले जाइए, जो आपके उपज को खा रहा है उस तक आप पहुंचने की कोशिश करिए। जैसे दूध है, मैं देखता हूँ आप ही के घर से दूध कोई लेता है, वो बगल में ही आपके परिवार के ही, आपके दूसरे परिवार में आपसे 35 रुपए लीटर दूध लिया, वहां ले जाकर के 45 रुपए लीटर दूध को सेल कर देता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने ही दूध को अपने ही गांव में किसी को सेल करिए? इसमें शर्म, बहुत सारे लोग शर्म करते हैं। मैं नोएडा जनपद में एक प्रोग्राम में गया था, तो उसमें किसान ने बताया कि सर हमने 10 रुपये किलो टमाटर बेचने के लिए जब मंडी में हमको रेट मिल रहा था,
उसी दिन मैंने जब गांव में पता लगाया तो 25 रुपये किलो टमाटर लोग खरीद रहे थे। मैंने कहा कि भैया मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं, गांव में ही आप सेल करो, इसको 20 रुपये किलो टमाटर को सेल करो। तो क्या हमारे बिहार के लोग क्या इस तरीके की प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं कि पहले गांव में देख लें, गांव में सर्वे कर लें कि कौन कितनी सब्जी खा रहा है, कौन कितना तेल खा रहा है, कौन कितना किस तरीके की चीज खा रहा है, आटा कौन सा खरीद रहा है। आजकल पैकेट का आटा खरीदने की लोगों को ज्यादा मतलब एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो क्या एक गांव का ही अगर सर्वे करके और 5-6 युवा मिल करके इस कार्य को अगर करें और गांव में जो जो चीजें बाजार से खरीदी जा रही है, क्या उसको गांव स्तर पे क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तैयार करके हम उसको सेल करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा है। अगर सरसों का तेल अगर हम 180 रुपया 120 रुपया किलो अगर वहां से हम खरीद सकते हैं, दुकान से खरीद सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सरसों का तेल हम 5 किसान मिलकर के सरसों की खेती करें, उसको सरसों की खेती से सरसों का तेल बनाकर उसको पैकिंग करके, जैसा बाजार में पैकिंग करके तेल बिक रहा है, उस तरह की पैकिंग करके गांव के ही लोगों को, आसपास के लोगों को आप सेल करिए। मसाले क्या कर सकते हैं, घर परिवार की महिलाओं को जो और महिलाएं हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें जो है आप इस तरीके से मसाला आप पीस करके आप उसमें सेल कर सकते हैं। समृद्ध कृषि प्रणाली में सभी कुछ आता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी लागत को कैसे कम से सोचिए, आप इसको कैसे कम से कम किया जा सकता है और अपनी आय को इन बहुत सारे तरीकों से कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अचार है, बहुत सारे लोग बाजार से खरीद करके अचार खाते हैं, पुराने जमाने की बात खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग अभी जाते हैं डिब्बे में बोतल में खरीद करके लाते हैं अचार। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 15, 20, 25 महिलाएं गाँव क्या है, गाँव में जितना तरीके का अचार लोग खाते हैं सभी अचार खुद बनाना शुरू करें और उन लोगों को सेल करना शुरू करें। अभी आप देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे 1200, 1500 रुपए किलो शुद्ध घी बिक रहा है। वो शुद्ध कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि दूध इकट्ठा करके कुछ महिलाएं, कुछ युवक दूध से घी बना करके उसको सेल करें। इस तरह की प्रक्रियाओं में जो है अगर हम वो करें, कृषि वानिकी को भी अगर हम शामिल करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, तो वो जो है मुझे लगता है कि ज्यादा। बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में रेशम कीट का भी पालन किया जाता है। इस तरीके से जो है आप उसमें वो कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर तैयार करिए, बायो फर्टिलाइजर मतलब एक निश्चित एरिया में आप इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो आपको लगता है जिसमें आपकी प्रशिक्षण आपको मिल गया, उसमें आप जाकर के इसको जो है आप जाकर के इस कार्य को कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ गुड़ आधारित व्यवसाय बहुत बड़ा है, इसको जो है डेवलप कर सकते हैं। गुड़ जो है खासकर बिहार में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखता हूँ 30 से 40 रुपया किलो गुड़ बिक रहा है, जबकि उसको जैविक रूप में अगर गुड़ की खेती करके आप 200 रुपया 150 रुपया किलो आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसको सेल कर सकते हैं, आप शहरों में दे सकते हैं, शुद्ध गुड़ आप सेल कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को जो है, और अभी एक बहुत बड़े पैमाने पर सहजन की खेती को आप प्रमोट करिए, सहजन को आप अपने मेड़ पर लगाइए और सहजन का जड़ से लेकर के पत्ता तक हर चीज आप जो है एक तरह से मेडिसिनल है, तो उसको आप मेडिसिन के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट को मेडिसिन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट में जो है बहुत सारे सफेद मछली बहुत सारे किसान इस चीज को भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाने से और टारगेट यह हो कि हमारी लागत कैसे कम हो और खेती के साथ साथ फसलोत्पादन के साथ साथ दुग्ध का उत्पादन अति आवश्यक है। और दूध उत्पादन के साथ क्या होगा कि जब आप दूध उत्पादन के लिए गाय या भैंस रखेंगे तो उससे जो गोबर आएगा या उससे जो उसका जो यूरिन होगा उससे आप ले जाकर के उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। और दूध जो होगा वो दूध आपको डेली इनकम देगा। उसमें ओवरऑल सारी चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सभी को ले लीजिए, प्रशिक्षण लेने के साथ साथ खुद कार्य करिए और कार्य करने के साथ साथ आप और मैं अंत में यह बताना चाहूंगा कि जो मैं गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो व्यवसाय मैंने बताया है, कि ग्रामीण स्तर पर एक सर्वे करिए, गांव के स्तर पर एक सर्वे करिए कि आपके गांव के लोग बाजार से क्या क्या खरीदते हैं, उन सारे युवक के माध्यम से। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक हमारे मित्र हैं कृष्ण गोपाल हैं,
पैमाने से आप सलाह ले सकते हैं, उस तरह के लोगों से आप मिल सकते हैं। और मैं इन बातों की के साथ में बिहार अचानक इस तरह का जो है हमको मुझे मिला मौका, जो मैंने बताया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी सरल भाषा में बताया लोगों को कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सके, और जो देश में युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए यह लेसन तो यह एक मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि आपने इतने योजनाएं बताए हैं जिसका कि लाभान्वित युवा जो हमारे हैं जो कृषि से भाग रहे हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट्स है, मैं उसको देख लेता हूं। कमेंट्स में है निक्के तिवारी नमस्कार किए हैं, बिहार स्वाभिमान मंच बहुत अच्छा वक्तव्य है। रंगेश ठाकुर बहुत बहुत अभिनंदन। रंगेश ठाकुर, नीरज नारायण, नागेंद्र नारायण, अरुण शर्मा वगैरह सभी लोगों ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। आपने कृष्ण गोपाल सिंह का नाम लिया, उन्होंने भी आपको धन्यवाद किया है। इसके साथ साथ पुष्पा कुमारी जो आपके कोयलांचल यूनिवर्सिटी हजारीबाग से प्रोफेसर एंड हेड हैं, इन्होंने भी बहुत नमस्ते सर की हैं और वेरी रिलेवेंट सेशंस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तो हम इस कमेंट्स के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब ने क्या बातें कही, इन्होंने बहुत सारगर्भित बातें बताई है कि हमें समन्वित कृषि प्रणाली या प्रबंधन कैसे करें। इसमें आपने देखा कि आज का जो वर्तमान खेती है उसमें लागत बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने से क्यों लागत बढ़ रही है? हम अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। आप 70 के पहले की खेती यदि अपने गांव में बुजुर्गों से पूछेंगे तो उस समय फर्टिलाइजर नाम की कोई चीज नहीं थी, गाय का गोबर ही होता था। और यदि फसल में कीड़े लगते थे तो लोग गाय या भैंस बैल के गोबर जो होता था उसे घोल करके और फसल पर छिड़काव करते थे। तो ये जो लागत आज बढ़ता जा रहा है इसका कारण, एक मुख्य कारण है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। हम लोग बाजार आधारित खेती बंद करें। बाजार आधारित खेती के बारे में इन्होंने बताया कि जो आपकी जो खाद जो बीज वगैरह के लिए आप बाजार पर रखते हैं वह आप अपने तैयारी करें, इससे लागत कम होगा और मुनाफा भी अधिक होगा। जो आपके आधारित संसाधन से उसका प्रयोग करें। कृषि मित्र की बात इन्होंने कही, खेती बाड़ी को इंटरेस्ट के साथ करें, टाइम पास नहीं करें। बहुत लोग कहते हैं चलो यार रोप दिया, हो गया, नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करें, टाइम पास नहीं करें, व्यावसायिक रूप से करें तो बहुत आपको फायदा होगा। अगला इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि कृषि उत्पादित जो वस्तु हैं उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करें। वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपकी अच्छी कीमत मिलेगी। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अभी गांव में जो डेयरी के पास आप दूध लेके जाते हैं, मैं पटना नौबतपुर का बता रहा हूँ, तो अभी 28-30 रुपए से ज्यादा दूध का कीमत नहीं देते हैं और वो बेचते हैं 45 रुपए। तो ऐसे परिवेश में हमने कुछ किसानों को मोबिलाइज किया। मैंने कहा कि भाई ऐसा कीजिए कि आप अपने दूध का घर में खोआ बनाइए और खोआ बना करके या छेना बनाइए और दुकानदार को दीजिए, उससे उनको डेढ़ा फायदा भी हो रहा है। तो कहने का इनका तात्पर्य है कि रॉ मटेरियल नहीं बेचे, वैल्यू एडिशन डालें। इसके साथ साथ बहुत बताएं, कोई एक चीज चुनने की जरूरत है। किसान यदि युवा हमारे साथी हैं, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट हो, चाहे बागवानी हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, सब्जी उत्पादन हो, एक पर करके शुरू करें तो बूंद बूंद तालाब भरता है। और जो हमारा संसाधन है, स्थानीय संसाधन है, उसके अनुसार हम लोग प्रयोग करके काफी हम अपने आप को कृषि को प्रबंधन करके हम ग्रामीण विकास को कर सकते हैं। जैविक खेती के बारे में पिछले लेक्चर में सुने होंगे, हमारे सिक्किम के मित्र प्रोफेसर मयंक जी के भी मित्र हैं, उनका नाम भूल गया, तो उन्होंने काफी विस्तृत रूप से बताया था कि कैसे जैविक खेती किया जा सकता है। प्रोफेसर मनीष चौबे जी, उन्होंने पूरा लेक्चर अपने जैविक खेती पर किया था, जो ऑर्गेनिक खेती है। तो जैविक खेती से
ठीक है, मांग अभी कम है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है, लेकिन शहर में विशेषकर मांग है। आप सामान्य दाल लेते हैं तो 110 रुपये 15 रुपये मिलता है, और ऑर्गेनिक के नाम पर 190 95 से लेकर के 250 रुपये तक मिलता है। उसकी कीमत निर्भर करती है लोगों के पेइंग कैपेसिटी के आधार पर। तो इन्होंने जीरो फार्मिंग की भी बात कही, जो सुभाष पालेकर जी ने जो अपना नारा दिया था कि हम अपना जो गाय है, गाय पाले, गाय की जो मूत्र है, गाय का जो गोबर है, उसको हम प्रयोग करके काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद युवाओं को इन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के लिए आप कस्टमर्स हायरिंग की बात कर सकते हैं। सरकार 60% 70% तक इक्विपमेंट पे कॉस्ट फ्री मैंने सब्सिडी दे रही है। आप कॉस्ट खरीद लें, या 2-4 मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले 5 आदमी का, और उसको हायरिंग कर लें। हायरिंग करके आप उसे किराए पर भी दे सकते हैं, तो उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी देश में भंडारण की बहुत कमी है, बहुत से अनाज बर्बाद हर साल हो रहा है, करोड़ों टन अनाज बर्बाद हो रहा है। ऐसे परिवेश में इन्होंने सलाह दिया कि यदि हम रूरल गोदाम का विकसित करते हैं और उस पर हम किसानों के उत्पाद को एक उचित कीमत पर रख करके और हम उससे पैसा भी लेंगे, तो यह भी किसान का एक अच्छा साधन हो सकता है। बिहार में इन्होंने बताया है कि लीची आम की काफी उपलब्धता है। फिर यदि आप पूर्वी बिहार में उधर भागलपुर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर रेशम कीट्स भी काफी है। सहजन जो हम लोग दिल्ली में 70 रुपये 60 रुपये किलो खरीदते हैं, गाँव में कोई पूछता नहीं है, तो उसको तरीका, और यह ड्यूरेबल है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, तो इसको आप वहाँ से पैकिंग करके शहर में बेच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोफेसर मयंक कुमार राय जी ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामीण विकास के और समन्वित कृषि प्रणाली का प्रबंधन किया है के बारे में आप लोगों को बताया है। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा तभी हम सस्टेन करेंगे। हम उत्पादन बढ़ाते चले जाएं और रोज बीमार रहें तो ऐसे परिवेश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होगा। हम ये नहीं करें कि आधुनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करें, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं करें, हम इसके समर्थक हैं, लेकिन पर्यावरण की देखभाल जरूर करें, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना न रखें, तथा जो आपकी समाज है, समाज की बढ़ती हुई जो मांग है उसको भी पूरा करना है आपको। तो प्राकृतिक संसाधनों को उचित और अधिक मात्रा में प्रयोग करके आप अच्छे तरीके से समन्वित कृषि प्रणाली का प्रयोग करके किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के आप यदि चलते हैं तो आपका विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा। और इस तरह से एक गांव में यदि 5 तरह का प्रोडक्ट 5 छोटे युवा साथी लगाते हैं, सरकार इसके लिए पूंजी भी दे रही है। और जैसा कि प्रोफेसर राय ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण भी दी जा रही है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद आप इसे लाभान्वित उठा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मयंक कुमार राय साहब, जो आपने बहुत तरीके से और सरल भाषा में लोगों को समझाया। इसके साथ साथ हमारे जो इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो हमारे कर्ता हैं, जो विवेक जी हैं, ठाकुर जी हैं, और जो लोग जितने हैं, सभी को हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से पुनः धन्यवाद देता हूं। और मेरे तरफ से प्रोफेसर मयंक राय जी प्रोफेसर मयंक राय की ओर से भी सभी लोगों को, श्रोताओं को बहुत बड़े धन्यवाद। और जो कोई काम करना चाहें तो प्रोफेसर मयंक राय से संपर्क कर सकते हैं। नोएडा में इनकी, गौतम बुद्ध नगर में इनकी यूनिवर्सिटी है, और ये आपको बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि ये किसान के पुत्र रह चुके हैं, गांव को बहुत गहराई से देखे हैं, इसलिए हमेशा आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए वाणी को विश्राम देता हूं, और सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, बी सेफ। चले सर, हो गया।